everyone, I am Madhav Lata from IIT Kanpur. Let's start lecture 20 of the chapter Simple Harmonic Motion. So इस लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं स्प्रिंग पेंडुलम पे बेस। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? A spring of force constant K is cut into two pieces such that one piece is double the length of the other. Then the long piece will have a force constant of. Okay. So इसमें हमें क्या गिवन है कि एक स्प्रिंग थी, K स्प्रिंग कांस्टेंट है, L लेंथ मान लेते हैं, इसको हमने दो टुकड़ों में बांट दिया सच दैट वन पीस इज डबल द लेंथ ऑफ अदर। सो इसकी लेंथ हो जाएगी L/3 और इसकी लेंथ हो जाएगी 2L/3। सो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो मैं K1 बोल देता हूँ और K2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो हमें पूछा है K2 क्या है। ओके, तो हमने डिराइव किया था K2, जनरल K2 क्या होता है n+1 इंटू K, और K1 क्या था n+1/n इंटू K। और यहाँ पे n क्या है, अगर हम L1 को nL2 लिख पाते हैं तो n है। अब यहाँ पे क्या है, हम इसको यहाँ पे पुट n की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें क्या गिवन है, L1 है n/3 और L2 है 2L/3। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये आता है, तो n यहाँ पे आ रहा है 1/2, फिर 1/2 कर दूंगा तो सेम हो जाएगा। मेरी n की वैल्यू क्या आ गई 1/2, मैं वो यहाँ पुट कर दूंगा। तो हमारा सिंपली K2 क्या हो जाएगा 1/2 + 1 इंटू K, तो K2 हो गया 3/2K। ये उसी फॉर्मूले को यूज करके हो रहा है कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ कांस्टेंट K आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल एज शोन इन फिगर। ए मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम देम, द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज ऑफ वर्टिकल ऑस्किलेशंस। ओके, तो यहाँ पे हमें दो स्प्रिंग्स गिवन है, पहले उन दोनों को सीरीज में लगाया है तो फिर उन दोनों को पैरेलल में लगाया। ठीक है, तो हम केस 1 लेते हैं। हमारा केस 1 क्या है, दोनों सीरीज में है। सीरीज में क्या होता था, सीरीज में होता था K इफेक्टिव 1/K इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 एंड इस टाइप से। अब यहाँ पे K1 K2 क्या है, K है, सो 1/K इफेक्टिव क्या हो जाएगा 1/K प्लस 1/K। तो इससे क्या निकल के आया, मेरा K इफेक्टिव आ गया K/2। अब हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होता था, फ्रीक्वेंसी होता था 1/टाइम पीरियड, सो 1/2π√K/m। सो मेरा फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √K। ओके, मैं पहले केस 2 का भी K इफेक्टिव निकाल लेता हूँ। सो मैं केस 2 का K, अब केस 2 में दोनों पैरेलल में है तो उसमें K इफेक्टिव क्या होता है K1 + K2 दिस टाइम। अब ये सारे सेम है तो इसका मैं जनरल लिख सकता हूँ K इफेक्टिव इज इक्वल टू n टाइम्स K, n यहाँ पे 2 है तो K इफेक्टिव हो गया 2K। ओके, हमने निकाला क्या है, हमने निकाला है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √K। सो F1/F2 क्या हो जाएगा, √K इफेक्टिव केस 1 अपॉन √K इफेक्टिव केस 2। सो F1/F2 क्या हो गया, इसका तो है K/2 और केस 2 में क्या आया है √2K। ओके, सो K कैंसिल, ये हो गया 1/√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, सो 1/2। सो हमारा रेशियो आ गया 1:2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K oscillates on smooth horizontal table. The other end of the spring is fixed to a wall. The block has speed v when the spring is at its natural length. Before coming to an instantaneous rest, if the block moves the distance x from the mean position, then x निकालना है हमको m, v और k के टर्म्स में। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वॉल है, उससे एक स्प्रिंग अटैच्ड है और उससे एक मास अटैच्ड है। और अगर जैसे हम इसको मेन पोजीशन बोल देते हैं तो ब्लॉक ने यहाँ पे स्टार्ट किया v वेलोसिटी से, फिर वो कुछ आगे गया, फिर एक पॉइंट आया जहाँ पे ब्लॉक रेस्ट पे आ जाता है। तो ये पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से x है और यहाँ पे ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है, हमको x निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल गिवन है और कोई फोर्स है नहीं, तो हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हम कंजर्व कर देंगे। अब हम मेन पोजीशन पे लिखें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी 12mv²। अब अगर मैं यहाँ पे एनर्जी लिखूँ जो हमारी एक्सट्रीम वाली पोजीशन है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, स्प्रिंग में एक्सटेंशन K आ गया है, तो जब स्प्रिंग में K एक्सटेंशन होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है 12kx²। ओके,
तो ये होगी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो ये दोनों बराबर है, इससे मैं x निकाल लूँगा, 2 कैंसिल, तो यहाँ से x क्या निकल के आया, x निकल के आया m/k, v स्क्वायर है तो उसको बाहर निकाल लेंगे, ये हो गया रूट, m निकल के x निकल के आया v रूट ओवर m/k, तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ a spring is L and its force constant is K when a weight W is suspended from it. Its length increases by x if the spring is cut into two equal parts and put in parallel and the same weight W is suspended from them. Then the extension will be okay. So इस क्वेश्चन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम ये यूज़ करेंगे, हमें पता है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंशन के। अब ये ऐसा क्यों है, इसको भी वही एक बार बता देता हूँ। जैसे ये मेरी स्प्रिंग है, तो ये मेरा कुछ मास है, मैं तो इसमें नीचे फोर्स लगेगा mg और ऊपर लगेगा kx, तो kx इज इक्वल टू mg, k इज इक्वल टू mg/x। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन है, क्योंकि mg यहाँ पे सेम है दोनों केस में, तो जितना k चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मेरी स्प्रिंग क्या गिवन है, स्प्रिंग मेरे को गिवन है k, अब मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इन पार्ट्स का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, 2k और 2k, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ठीक है। अब केस वन क्या है, मैंने इन दोनों को सीरीज में लगाया, जब सेम की सीरीज में लगते हैं तो के इफेक्टिव आता था, के इफेक्टिव क्या आता था, के इफेक्टिव आता था k/m। सो यहाँ पे के इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 2k/2, तो k हो गया, ठीक है। अब अगर हम केस टू देखें, केस टू में क्या है, ये 2k को पैरेलल में लगाया, के इफेक्टिव यहाँ पे क्या होगा, के इफेक्टिव का n इंटू के, सो n है यहाँ पे 2 और एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है 2k, तो हो जाएगा 4k, ओके। और हमने क्या निकाला है, k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन है, इसको यूज करते हैं, सो k1 अपॉन k2 क्या हो जाएगा, x1 और x2। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इनिशियल x था, ठीक है, पहले यहाँ से मैं ये निकाल देता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू x2 अपॉन x1, और यहाँ से x2 आ गया x1/4, और हमें इनिशियल क्या गिवन है कि जो इनिशियल वाला था वो x था, ये क्योंकि सीरीज में लगाया तो वही इक्वल टू हो गया कि जिस बिना काटे हुए जो वो थी स्प्रिंग, तो ये हमें गिवन है कि इसमें एक्सटेंशन x है, तो x1 की वैल्यू अगर मैं एक्सपुट कर देता हूँ तो मेरा x2 आ गया x/4, तो ये हमारा आंसर हो गया। So हमारा आंसर है ऑप्शन डी। That's it for this lecture. Hope you understood it. We'll meet you in the next one. Thank you.